पीछे क्लास में डिस्कस हो रहा था टॉपिक आपका। हेलो, बात नहीं करो, कहाँ बतिया रहा है जी। क्लास चालू हो गया, अब शांति से बैठो। मनी एंड बैंकिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा था, कुछ बातें इसमें चर्चा में आई थी और आगे चर्चा जारी रहेगा। ये वाला सिलेबस हम कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक पीछे। ठीक है, और इसका पहला टॉपिक टाइम से थोड़ा आया करो भाई। आओ इधर, आओ इधर, आप यहाँ। ये वाला स्लाइड भेजा गया था आपको टेलीग्राम पे। इसका पहला टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार। पीछे क्लास में इसका चर्चा चल रहा था, जिसमें से एक टॉपिक डिस्कस हो गया था, इसमें मुद्रा बाजार या मनी मार्केट क्या होता है। आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे इसमें का दो टॉपिक। एक तो सबसे पहले समझेंगे कि पूंजी बाजार क्या होता है, कैपिटल मार्केट, और पूंजी बाजार के बाद से समझेंगे मुद्रा, मुद्रा का कार्य एवं मुद्रा का प्रकार। तो आज के टॉपिक का ये पार्ट है। सबसे पहले कैपिटल मार्केट को समझते हैं, उसके बाद से फिर मनी के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वित्तीय बाजार या कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, हेडिंग डालिए पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। डायस देख लिखिए। तुम बताओ गलो, इसको देखो आगे, आगे आगे। हाँ तुम बताओ टॉपिक। नहीं, तुम्हारे आगे। हाँ, मनी मार्केट किसे बोलते हैं? मुद्रा बाजार। क्या कल नहीं आया था? कल कोई नहीं आया था। हाँ, तेज बोलो ना। अच्छा, परसों नहीं आया था? तो परसों ही तो पढ़ाए थे मनी मार्केट क्या होता है। जो स्लाइड भेजा गया था उसको लिख लिया है? पूरा लिख लिया है? देखो भाई, कॉपी में लिखा है कि 4 गो स्लाइड भेजा गया था, देखो तो पहले लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद 4 गो स्लाइड वो फ्लो चार्ट बनाए थे, वो लिखा है कि बना है? ये वाला पीछे वाला जो सिलेबस वाला दिखाए थे वो लिखा है? तुम बताओ चलो। हाँ, मनी मार्केट किसे कहते हैं? मुद्रा बाजार। क्या चीज का? ठीक है, बैठो बैठो जी, बैठो, पढ़ा करो घर पे थोड़ा। नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स, और घर पे पढ़ोगे नहीं तो फिर और 10 दिन के बाद भाग जाओगे कहीं, फिर समझे में नहीं आ रहा है। इसलिए इसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। डैश देख लिखे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है। पूंजी बाजार से आशय मतलब अर्थ। पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है ऐसे वित्तीय बाजार से है जहां वित्तीय प्रतिभूतियों को जहां वित्तीय प्रतिभूतियों को वित्तीय प्रतिभूतियों को वित्तीय प्रतिभूतियों को एवं संपत्तियों को वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को
मध्यम या दीर्घकाल ब्रैकेट में सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक। मध्यम या दीर्घकाल, मध्यम या दीर्घकाल, ब्रैकेट में लिखिए सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, पैराग्राफ चेंज करके कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। पूंजी एवं बचत अधिक वाले क्षेत्रों से, पूंजी एवं बचत अधिक के वाले क्षेत्रों से, पूंजी एवं बचत अधिक के वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर पूंजी अधिक के वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों में पहुंचाता है, उन क्षेत्रों में पहुंचाता है जहां, उन क्षेत्रों में पहुंचाता है जहां पूंजी की मांग एवं कमी है। जहां पूंजी की मांग एवं कमी है, यानी जहां पे इसका डिमांड है। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पे पीछे क्लास में ये टॉपिक आपका डिस्कशन में चल रहा था, फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार क्या होता है। थोड़ा टाइम से आया करो सब, ठीक है, बैठो जल्दी। अब लेट तो 10 मिनट क्लास शुरू होता है, इसका मतलब नहीं कि अब 8:30 में आओ। बोर्ड पर देखिए, पीछे क्लास में इसको काफ़ी बेहतर तरीके से हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो एक बात क्लियर हमने बताया था कि कोई भी मार्केट है या कोई भी बाजार है तो बाजार का सिंपल सा फंडा है कि जिसके पास किसी भी चीज़ की अधिकता होगी वहाँ पर सेल करने के लिए आएगा, और किसी पर्सन को उस चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब उसके पास कमी होगी तो उसको परचेज करने आएगा। मार्केट में यही 2 काम होता है, एक जिसके पास ज़्यादा है वो सेल करने जाता है और एक जिसके पास कमी है वो परचेज करने जाता है। दुनिया के किसी भी मार्केट में वस्तु बाजार है तो एक व्यक्ति जिसके पास वस्तु की अधिकता है वो अपना सेल करने जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास उस वस्तु की कमी है वो परचेज करने या खरीदने जाएगा। तो वस्तु बाजार है तो वहाँ पे वस्तु की खरीद बिक्री होती है। अब ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार, तो यहाँ पे फाइनेंस या वित्त की खरीद बिक्री होती है। और फाइनेंस का मतलब होता है सामान्यतः पैसे या परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री होती है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है या परिसंपत्ति ज़्यादा है वो अपना उसको सेल करने जाता है। सेल करने इन द सेंस कि वो बैंक में या कहीं पे जमा करने जाता है, और जिसको भी ज़रूरत है वहाँ से वो निकाल कर फिर अपने उद्योग इंडस्ट्री जो भी है वो उसको लगाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का भी सीधा सा मतलब है जिसके पास, यानी जहाँ पे फाइनेंस की ज़्यादा है, यानी जहाँ पे वित्त ज़्यादा है वहाँ से निकाल कर, और जहाँ पे वित्त की कमी है वहाँ पे क्या कर देना, पहुँचा देना। पीछे इसका एग्जाम्पल हम दिए थे कि इसमें 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा इसका मनी मार्केट, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए मनी मार्केट होता है, दूसरा इसका होता है कैपिटल मार्केट। तो जो पीछे क्लास में बताए थे कि जो मनी मार्केट होता है वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग किया जाता है। इसमें पूरा हमारा भारत का बैंकिंग सिस्टम आता है। हमारे पास 5 लाख रुपए ज़्यादा है या हमारे पास फाइनेंस ज़्यादा है तो इसको हम ले जाकर बैंक में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब जिस भी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होगी वो जाहिर से बात करेगा, बैंक के पास उसका खाता होगा, बैंक उसको 5 लाख रुपया या उसमें से कुछ रुपया वो लोन पे क्या कर देगा, दे देगा।
तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मनी मार्केट जो होता है वो 1 साल या 1 साल के कम के लिए मतलब इसकी खरीद बिक्री की जाती है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है वहां पे 1 साल या उससे अधिक के लिए खरीद बिक्री की जाती है। कैपिटल मार्केट में भी सेम होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कैपिटल मार्केट में लाकर इन्वेस्ट करता है और जिसको जरूरत है वहां से पैसा वो लेकर जाता है। तो लास्ट पैराग्राफ चेंज करके आप लिखे हैं कि पूंजी अधिक के वाले क्षेत्रों से वहां तक पहुंचाना जहां पे पूंजी की कमी है या फिर पूंजी का क्या है, डिमांड है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसको एक बहुत बड़ा कंपनी स्थापित करना है। अब कंपनी स्थापित करना है तो उसके पास दो रास्ते हैं। मान लीजिए कि टोटल कंपनी की लागत 10 करोड़ रुपया है, मतलब उस कंपनी को स्थापित करने में कितने करोड़ रुपया लगेगा, 10 करोड़। अब उसके पास 5 करोड़ है और 5 करोड़ उसके पास नहीं है, तो 5 करोड़ उधार की व्यवस्था करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्यों नहीं 5 करोड़ का इंतजार कर ले, जब उसके पास भी 10 करोड़ पूरा प्रॉपर हो जाएगा तब वो अपना कंपनी स्टार्ट करेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी उद्योगपति नहीं हुआ जो 100% अपने पैसे से मार्केट करता हो। दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं 100% नहीं, कुछ ना कुछ पैसा बैंक से या अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हैं, तब अपना उद्योग सारी चीज़ें क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। ये तो 100% के चक्कर में न तो ये फैक्ट्री लगा पाएगा, न तो कभी 10 करोड़, मान लीजिए कि ऐसे प्लान किया कि 3 साल के बाद 10 करोड़ जब हो जाएगा तब लगाए, तो पता चला कि 3 साल के बाद से महंगाई और बढ़ गया। जो इंडस्ट्री लगाने की खर्च 10 लाख रुपया आ रहा था उसकी खर्च 13 लाख रुपया हो गया, सॉरी 13 करोड़ रुपया हो गया। बात समझ में आया? तो फिर 3 साल के बाद तो उसको 3 करोड़ की कमी ही रहेगी ना। इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी उद्योगपति है, वो जितना पैसा है उसके पास, अगर उसके पास उद्यमशीलता है तो बाकी चीज़ें पैसा लोन में लेता है और फिर अपने उद्योग को क्या करता है, स्थापित करता है। अब ये 5 करोड़ रुपया लोन लेने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। या तो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा मनी मार्केट में, 1 साल या उससे कम के लिए जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, मनी मार्केट में, मुद्रा बाजार में, जहाँ पे 1 साल या कम के लिए इसको लोन मिल जाएगा। दूसरा इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये चला जाएगा कैपिटल मार्केट में, जहाँ पे 1 साल या उससे अधिक के लिए इसको लोन की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी मार्केट में भी बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा बैंक में लाकर जमा किया है, बैंक अपने पास वो पैसा नहीं लगेगा, उसको लोन पे घुमाएगा। वैसे ही कैपिटल मार्केट में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब कैपिटल मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन है फिर इसको लोन में ये पैसा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हैं, एक बोलते हैं इसको प्राइमरी कैपिटल मार्केट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। किसी भी कंपनी का जब शेयर इशू किया जाता है तो उसको पहले प्राइमरी मार्केट में ही सेल किया जाता है, और जब उसका दोबारा ट्रेडिंग होती है तो फिर इसको सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल या परचेज किया जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पूंजी बाजार के दो भाग हैं। पूंजी बाजार के दो भाग हैं। पहला, पूंजी बाजार के दो भाग हैं। पहला प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। द्वितीयक पूंजी बाजार, अभी केवल डेफिनेशन लिखे। अभी मनी मार्केट आगे पूरा टॉपिक हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और कैपिटल मार्केट आगे पूरा हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस बेसिक थोड़ा सा समझे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मनी या मुद्रा। मनी या मुद्रा किसे कहते हैं उसको लिखिए। मनी या मुद्रा, डैश से लिखिए। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है। अर्थव्यवस्था का आधार होती है जिसके जरिए वस्तुएं या सेवाएं, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा सकती है। खरीदी एवं
बेची जा सकती है। खरीदी एवं बेची जा सकती है। बेची जा सकती है पूर्ण विराम, उसी में लिखे अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु, अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे भुगतान के साधन के रूप में, जिसे भुगतान के साधन के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, भुगतान के साधन के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, कमा मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। डोंट लिखिए नोट नीचे। अमेरिकी अर्थशास्त्री ए वाकर के अनुसार, अमेरिकी अर्थशास्त्री ये वाकर के अनुसार, लिखें बोर्ड पे, अमेरिकी अर्थशास्त्री ये वाकर के अनुसार, ये वाकर के अनुसार मुद्रा वह है, अमेरिकी अर्थशास्त्री ये वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। अब अपने डेफिनेशन में लिखा है कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो मुद्रा का सामान्य सा डेफिनेशन लिखे हैं कि किसी भी इकोनॉमी का एक बेसिक आधार होता है ये मुद्रा, जिसके जरिए किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदी जा सकती है। मतलब मुद्रा वो है जिसके माध्यम से किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदा बेचा जा सकता है। और दुनिया में पीछे भी क्लास में बताएं कि दो ही चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, या तो वस्तु का प्रोडक्शन होगा या फिर सेवा का प्रोडक्शन होगा, फिर तीसरा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होता है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ों का उत्पादन और सेल होता है, यानी उत्पादन होता है और उसको बेचा जाता है, तो इन दो ही चीज़ों का होगा, या तो वस्तु का होगा या सेवा का होगा। तो वैसी कोई भी वस्तु जो वस्तु और सेवा को खरीद और बिक्री करने के लिए सामान्य एक्सेप्टेंस, मतलब सभी के लिए मान्य हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। अब एक समय में जब मान लीजिए कि जब वाटर सिस्टम चलता था, मतलब जब करेंसी और कॉइन से सबकी सर्च अभी शुरुआत नहीं हुई थी, तब कोई भी वस्तु खरीद बिक्री करने के लिए एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु आपको क्या हो जाता था, प्राप्त हो जाता था। तो इसको हम बोलते थे वाटर सिस्टम। मानो थोड़ा सा और विकास किया अपने आप को, तो उसके बाद से एक आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मतलब कि पण्य मुद्रा इसको बोला जाता है। इस फेज में मानव ने क्या किया कि जैसे वैदिक काल में आप देखते हैं, जो भी चीज इंपॉर्टेंस वाली होती है, जिसका महत्व मार्केट मतलब समाज में मार्केट में ज्यादा है, उसको मुद्रा के तौर पे काउंट कर लिया जाता था। जैसे वैदिक काल में भारत में देखेंगे तो वैदिक काल में जो मुद्रा के तौर पे गाय इस्तेमाल की जाती थी, कि मान लीजिए कि कहीं पे जमीन लेना है तो 5 गाय दे दीजिए, आपको एक जमीन मिल जाएगा। दूसरा कोई बहुत बड़ा वस्तु लेना है तो वो गाय दे दीजिए, वो वस्तु मिल जाएगा। तो मुद्रा के तौर पे क्या इस्तेमाल होता था, गाय। अफ्रीकन कंट्री में चले जाए तो वहाँ पे कोको बीन्स हुआ करता था, जिससे चॉकलेट वगैरह बनाया जाता था, तो वहाँ के मुद्रा के तौर पे कोको बीन्स इस्तेमाल होता था। एक पैकेट बिस्कुट लेना है तो 10 कोको बीन दे दीजिए, 5 किसी का जमीन लेना है तो इतना कोको बीन्स दे दीजिए। तो मुद्रा के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, कोको बीन। अब चले जाओ साउथ अमेरिका के साइड में, तो वहाँ पे हाथ मतलब जानवरों के दांत इस्तेमाल होते थे मुद्रा के तौर पे। आप वो दांत दे दीजिए, फिर आपको जो भी वस्तु और सेवा परचेज करना है उसकी आप खरीद बिक्री कर सकते थे। फिर आगे चलकर मेटालिक मनी या धातु मुद्रा धीरे धीरे भारत में और विश्व में आया। शासक क्या करता था, मेटल्स को पिघलाकर क्वाइंस बनाता था और क्वाइंस के माध्यम से खरीद बिक्री होती थी। क्योंकि करेंसी का तो बाद में है ना, 12वीं 13वीं शताब्दी में चाइना में पेपर का सर्च हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही करेंसी का उद्भव होगा।
तो फिर आगे चलकर यानी कुछ सालों और बीता तो उसके बाद से क्वाइंस सिक्के का प्रचलन आया। सिक्के का प्रचलन यानी जिस भी राज्य के दरबार में आप रह रहे हैं उस राजा का अपना सिक्का होगा और सिक्के से किसी भी वस्तु या फिर सेवा का आप खरीद बिक्री कर सकते थे। तो मुद्रा वो है जिसके माध्यम से किसी वस्तु और किसी सेवा का आप या तो खरीद सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं। आगे चलकर फिर करेंसी आया, करेंसी के माध्यम से किसी वस्तु का आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। उसके बाद से फिर बैंक, ये प्लास्टिक, ये सब डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारा चीज़ें आए। इसके माध्यम से आप पैसा ट्रांजैक्शन करके किसी वस्तु का खरीद बिक्री कर सकते हैं। एक स्टेप और आए तो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप किसी वस्तु की खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब आगे चल के बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, अभी एवोल्यूशन ऑफ मनी में ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मनी या मुद्रा का सामान्य सा मतलब होता है कि किसी भी देश के अंतर्गत उसका एक सामान्य एक्सेप्टेंस होता है कि कोई भी वस्तु या सेवा उसे खरीदी या बेची जा सकती है। अब आगे मनी के प्रकार में हम देखेंगे कि फियाट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है और भारत सरकार जो करेंसी निकालती है उसके बारे में सरकार का क्या अपना है, वो सारा चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें जो आता है मुद्रा के कार्य, अगला हेडिंग डालिए, मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य, बोर्ड पर देखिए। तो मुद्रा के दो काम है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे, वो तो तीसरा भी काम है इसका, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। दो चीज़ें ये आपको दिमाग में रखना है और फैक्ट के तौर पे याद रखना है। ज़्यादातर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, प्रीवियस उठाकर देखेंगे कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, इसी में से 4 ऑप्शन में दे देगा। मुद्रा का सेकेंडरी कार्य क्या है, इसी में से 4 ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते, उसके बाद से लिखेंगे। तो जो हमारा मनी है उसका 2 प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब कि भले कोई काम करे या ना करे, लेकिन 2 काम ये सबसे पहले करेगा। पीछे क्लास में बताए थे कि अपना प्रेफरेंस तय किया जाता है कि पहला काम और दूसरा काम क्या है। जैसे आप एज ए स्टूडेंट पहला काम क्या है, पढ़ाई करना, उसके बाद से दूसरा बहुत सारा काम होगा, वो दूसरा सेकेंडरी काम है। तो सबसे पहले तो अपना पढ़ाई करने वाला काम करेंगे, उसके बाद से टाइम मिलेगा तो दूसरा काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो वैसे ही किसी भी चीज़ का मनी है, मुद्रा, तो इसका भी पहले प्राथमिक कार्य है। भले दूसरा काम करे या ना करे, लेकिन प्राइमरी काम जरूर करेगा। तो इसका प्राथमिक कार्य पहला तो विनिमय के माध्यम, यानी ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम की, इसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु और सेवा का क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसका सबसे प्राइमरी काम में भी सबसे पहला काम है इसका कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद बिक्री के लिए आप मनी या मुद्रा का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज करिए कि ये मार्केट में नहीं हो, जैसे 2016 में नोटबंदी हुआ, सारा मुद्रा मतलब वो 500 और 1000 के नोट बंद हो गया। अब किसी भी वस्तु का मीडियम एक्सचेंज के रूप में आप उस 500 और 1000 नोट के इस्तेमाल आप कर सकते थे, नहीं। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। और यानी विनिमय का माध्यम पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मनी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह विनिमय का माध्यम होता है, यानी एक्सचेंज, किसी भी चीज़ के एक्सचेंज करने के लिए या खरीद बिक्री करने के लिए इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका जो दूसरा काम है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य का मापना है तो उसके लिए भी मुद्रा का काम पड़ेगा। मान लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपया नहीं होता और हमारे सर्विस को मापना है कि कितना रुपया मंथली फी लगेगा, तो मुद्रा ही नहीं है तो आप किस में मापेंगे, बोलो ना जी हंसना, बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदने गए, फ़ोन खरीदने गए, फ़ोन, अब फ़ोन के लिए कोई आखिर कितना में खरीदेंगे इसको, अब कहेगा कि 5 दिन दिहाड़ी पे काम कर लीजिए, फ़ोन लेकर चले जाइए, तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा। इसका मूल्य मापना पड़ेगा। तो किस में मापेंगे, ये मनी में मापेंगे। मान लो कि ये पेन खरीदना है, तो पेन खरीदना है, इसको मूल्य मापना पड़ेगा ना कि मार्केट में कितने रुपए में सेल होगा या कितने रुपए में कोई परचेज करेगा। तो इसको मूल्य के मापने के लिए उस देश की करेंसी में सामान्यतः इसका मूल्य का क्या होगा, मापक होगा। तो किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य को मापने के लिए भी मनी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक कप चाय पीना है तो उसका मूल्य कैसे मापेंगे, ऐसा थोड़े कि चाय पी के कप धो के चले जाइएगा उसका मूल्य का मापक होगा, ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं। चाय पीने के लिए उसका मूल्य मापा गया है कि 10 रुपये देंगे तो आप भारतीय करेंसी में तो आप एक चाय सर्व कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो इसका प्राइमरी फंक्शन में 2 काम है। सबसे पहले एक तो विनिमय का माध्यम यानी एक्सचेंज, यानी किसी भी वस्तु और सेवा की खरीद और बिक्री करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका काम है मूल्य का मापक, यानी किसी भी वस्तु और सेवा का मूल्य को मापने के लिए मनी या मुद्रा का क्या है, आवश्यकता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अगर मार्केट में नहीं होगा, सपोज कर लीजिए कि भारतीय करेंसी मार्केट में नहीं है, तो फिर मूल्य का मापक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका कुछ सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे मूल्य या धन का संचय। अब आपने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, एक दिन में काम करना था 6 घंटा, कर दिया आपने 12 घंटा, जाहिर सी बात है मेहनत ज़्यादा किए हैं तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, मजदूरी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। अब ऐसा थोड़े है कि कहेंगे कि नहीं अगले दिन, अब उसको क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि पहले पैसा मिलता था 300 रुपया, अब मिला 12 घंटा किए हैं तो 600 रुपया। अब मनी नहीं होता तो फिर कैसे पता चलता कि आपको 600 मिलेगा कि 500 मिलेगा। अब 600 मिला तो जाहिर सी बात है 300 रुपया खर्च करेंगे और 300 रुपया बचा कर रखेंगे कि आगे कभी जरूरत पड़ेगा तो उसका क्या करेंगे, खर्च। तो ये धन का संचय, धन को होल्ड करने में, अपने सेविंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या चीज़ का आप हेल्प करेंगे, फिर किसी वस्तु और सेवा को परचेज करना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धन को संचय करने में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। मूल्य का स्थानांतरण, अब मान लीजिए यहाँ से 5 लाख रुपए आपके मामा के घर पहुँचाना है। अब जाहिर सी बात है कि 5 लाख रुपया अगर मनी ही नहीं होगा तो आप किसको पहुँचाइएगा, किसी को नहीं। इसलिए मुद्रा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण, मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने 100 गो कार बनाया, सरकार बोली कि 30% इस पे टैक्स है, तो 100 गो कार है तो 30% टैक्स है, तो 30 गो कार टैक्स में चला जाएगा। बोलो ना जी। अब ये इस मुद्रा में कन्वर्ट नहीं होगा तो मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने तो 100 कार बनाया, अब 30 कार पे मतलब टैक्स के तौर पे सरकार को दे दिया। अब सरकार का काम क्या है कि टैक्स पेयर जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उसे पैसा लेकर गरीबों में उसको क्या करना है, बांटना भी है, क्योंकि बहुत सारा वेलफेयर स्कीम चलानी है। अब सरकार ऐसे तो नहीं कर सकती है ना, कब 30 जो कार मिला है उसको गरीब फैमिली में बांटना है। अब गरीब फैमिली में बांटना है तो किसी को चक्का खोल के दे दिया जाए, किसी को ऐनक खोल के दे दिया जाए, किसी को सीट कवर खोल के दे दिया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो उसका मूल्य का मापा गया तो फिर मान लो कि 100 कार का उत्पादन हुआ, 100 करोड़ का कार बना, उसमें से 30 करोड़ सरकार के पास चला जाएगा टैक्स के तौर पे। अब 30 करोड़ जो सरकार के पास चला गया, किसको कितना रुपया देना है, सरकार आसानी से उसको गरीब फैमिली में बांट सकती है। तो राष्ट्रीय आय के वितरण करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। बात समझ में? तो हमारे जो मनी है उसका 2 है आपका प्राइमरी फंक्शन और उसका 3 है सेकेंडरी फंक्शन। जल्दी फ्लो चार्ट बनाइए, इसके बाद से इसमें लिखेंगे। मुद्रा का कार्य, एक तरफ प्राइमरी, दूसरी तरफ द्वितीयक, इधर 2 और इधर 3। जल्दी लिखिए, इसके बारे में फिर से लिखना है थोड़ा सा डिटेल। इसमें से पहला हेडिंग डालिए, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय का माध्यम, एक लाइन डैश तक लिख दीजिए। किसी भी वस्तु एवं सेवा की खरीद बिक्री के लिए, किसी भी वस्तु एवं सेवा की खरीद बिक्री के लिए, किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद बिक्री के लिए, खरीद बिक्री के लिए भुगतान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। खरीद बिक्री के लिए भुगतान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उसको पेमेंट करने के लिए भुगतान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा हेडिंग डालिए, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, डैश देख लिखिए। मुद्रा वह इकाई है, मुद्रा वह इकाई है जिससे, मुद्रा वह इकाई है जिससे सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की, मुद्रा वह इकाई है जिससे सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की
वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य की माप की जा सकती है, की जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य की माप की जाती है। सेकेंडरी फंक्शन का ये पॉइंट लिखिए, मूल्य या धन का संचय। सेकेंडरी फंक्शन का पहला लिखिए, धन का संचय। धन का संचय। डैश से लिखिए, धन का मुद्रा या धन का संचय कर। मुद्रा या धन का संचय कर। मुद्रा या धन का संचय कर कोई धारक, मतलब जो इसको रखा हुआ है, कोई धारक जब चाहे, कोई धारक जब चाहे किसी वस्तु या सेवा का खरीद कर सकता है। कोई धारक जब चाहे किसी वस्तु या सेवा का खरीद कर सकता है। किसी वस्तु या सेवा का खरीद कर सकता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखिए, बी पॉइंट, मूल्य का स्थानांतरण। मूल्य का स्थानांतरण। मूल्य का स्थानांतरण। नेक्स्ट लिखिए, मुद्रा के माध्यम से कोई व्यक्ति, मुद्रा के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर, मुद्रा के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर, किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। किसी अन्य स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। अन्य स्थान पर संपत्ति खरीद सकता है। खरीद सकता है। पूर्ण विराम। खरीद सकता है। पूर्ण विराम। बोर्ड पर देखिए, मूल्य का स्थानांतरण। मान लीजिए कि अभी आप गोपालगंज में रह रहे हैं, आपको विचार करता है कि नहीं गोपालगंज से हमको दिल्ली शिफ्ट होना है, और फिर दोबारा कभी गोपालगंज आने का प्लान भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितनी अपनी संपत्ति है, जाहिर सी बात है कि उसको बेचेंगे, जाकर दिल्ली में खरीदेंगे, तभी ना वहाँ पे शिफ्ट होंगे। बोलो ना जी, सुनो। अगर मुद्रा न रहता, मार्केट में करेंसी या मनी न रहता, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपको दिल्ली में एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ता जिसका दिल्ली में जमीन हो। तो आप बोलते कि तुम आ जाओ गोपालगंज में, और हम चल जाते हैं दिल्ली में, हमारे ज़मीन पे आके तुम कब्जा कर लेना, तुम्हारे ज़मीन पे हम जाके कब्जा कर लेंगे, दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा। तो दिल्ली में एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको वो फील करता हो कि हमको भी गोपालगंज में रहने का मूड कर रहा हो। बोलो ना जी। ऐसा थोड़े कि दिल्ली वाले व्यक्ति को हमेशा सपने में आ रहा है कि नहीं गोपालगंज में ही जाके रहना, पॉसिबल नहीं। इसलिए करेंसी या मुद्रा का होना जरूरी है। यहाँ पे अपने पूरी संपत्ति को बेच दीजिए, मुद्रा इकट्ठा कर लीजिए, 2-4-5 लाख रुपए जितना हो, फिर ये मुद्रा को लेकर आप जाइए दिल्ली, आराम से कहीं देखिए जमीन, और फिर उस मुद्रा को पे कर दीजिए, जमीन खरीद लीजिए, आराम से दिल्ली में रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो एक जगह से दूसरे जगह मूल्य को ट्रांसफर करने के लिए मुद्रा की क्या है? आवश्यकता। आपको विचार करता है कि नहीं हमको 2 साल रहना है दुबई में, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे कुछ संपत्ति बेच दीजिए, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बैंक अकाउंट में जमा करिए और जाइए दुबई, आराम से 2 साल रह के आइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो एक जगह से दूसरी जगह मूल्य के ट्रांसफर करने में आपको हेल्प करता है। गांव में कोई जमीन है, आप चाहते हैं कि उसको बेचकर शहर में जमीन ले, तो जाहिर सी बात है कि जब तक मनी नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। गांव के ज़मीन को बेचेंगे, जितना पैसा मिलेगा वो पॉकेट में रख कर या बैंक में रख कर आएंगे, टाउन में ज़मीन खोजेंगे, जिसका ज़मीन है उसको पैसा पे करेंगे, आपको ज़मीन मिल जाएगी। तो मूल्य का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करने के लिए मनी की क्या है? आवश्यकता है। नेक्स्ट एक तो सी पॉइंट इसमें लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय का वितरण।
राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण। बोर्ड पर देखिए, अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस समझ जाइए, बोर्ड पर देखो। राष्ट्रीय आय के वितरण में मनी का क्या योगदान है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई कुर्सी बनाने वाली कंपनी है जिसने 100 कुर्सी का उत्पादन किया। सरकार बोलती है कि इस पे 18% जीएसटी लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा। यानी 100 कुर्सी उत्पादन किए हैं और 100 कुर्सी की लागत मान लो कि 1000 रुपया है, इतना कम नहीं होगा, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया है, कोई दिक्कत, मान लेते हैं 10,000 रुपया इसका उत्पादन वैल्यू है। तो 18% जीएसटी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से 18% जीएसटी लगभग कितना, 1800 रुपया जीएसटी के रूप में जमा कर देगा। तो मनी है तो पॉसिबल है कि 1800 रुपया सरकार को क्या हो गया, मिल गया। लेकिन मुद्रा न रहे तो जाहिर सी बात 18% जीएसटी मतलब 100 में से 18 कुर्सी सरकार के गोदाम में जाएगा। बोलो ना जीएसटी के तौर पे, टैक्स के तौर पे। अब 18 कुर्सी को सरकार क्या करेगी, अपने पास थोड़े रखेगी। अब ये 1800 रुपया जो मिला है सरकार अपने पास, तो कहीं पे रोड बनवाना है तो रोड बनवाने में लगेगी, कहीं पे स्कूल बनवाना है स्कूल बनवाने में लगेगी, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चावल अनाज बांटना है उसमें लगाना है। बोलो ना जी। अब पता चले कि इसको कुर्सी मिला है तो ऐसा थोड़ा है कि गरीब फैमिली को कुर्सी दे देते हैं, नेशनल हाईवे पे बैठने के लिए 2 कुर्सी दे देते हैं, कहीं पे बस स्टॉप है वहां पे 4 कुर्सी देता है, तो पॉसिबल नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। इसलिए मनी की क्या है, आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय आय के वितरण में भी हमारा मुद्रा का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि ये सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है। इसका पहला काम ये 2 काम करेगा, इसके साथ साथ ये कर दे वो अलग बात है। अब पढ़ाई के साथ साथ कोई और काम कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरी काम क्या है, पढ़ाई करना है। वैसे ही प्राइमरी काम इसका 2 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं होगा मार्केट ही नहीं चलेगा। दूसरा काम क्या है, मूल्य का मापन, कोई भी वस्तु है उसका मूल्य मापेंगे नहीं तो वस्तु की खरीद बिक्री पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। ये 2 इसका प्राइमरी फंक्शन है, 3 इसका सेकेंडरी फंक्शन है, इसके साथ साथ इसको फुलफिल करता है, कोई दिक्कत पर्सन। नेक्स्ट, अब आज आप जिस करेंसी और डिजिटल मनी और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम ये सारा चीज़ और फ़ोन पे गूगल पे ये जितना इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत से तो मानव ऐसा नहीं था। बोलो ना जी, मतलब इस प्रकार के करेंसी से तो शुरुआत इस्तेमाल नहीं हुआ। मानव का जैसे विकास हुआ कि पहले बंदर था बाद में होमोसेपियंस और मानव बना, वैसे हमारे ये करेंसी का भी डेवलपमेंट है। 6 फेज टोटल हम पढ़ेंगे, वाटर सिस्टम से लेकर और अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी तक इंसान कैसे पहुंच गया है, यहां तक का बात करेंगे, जिसको एवोल्यूशन ऑफ मनी बोलते हैं। मनी का विकास, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। ये 6 स्टेप में पहले आपको मिलेगा वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मानो थोड़ा और होशियार हुआ, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो फिर आया कमोडिटी मनी, जिसको पण्य मुद्रा कहा जाता था। मानो थोड़ा सा और होशियार है तो फिर आया मेटालिक मनी, धातु मुद्रा, गोल्ड और सिल्वर पित्तल ये सब के मुद्रा बने लगे। फिर जब पेपर की खोज हो गई तब आया कागजी मुद्रा, जो सामान्यतः सरकार द्वारा समर्थित होता है। जिस करेंसी का आप इस्तेमाल करते हैं वो करेंसी आया। लेकिन करेंसी भी बहुत जगह, एक जगह से दूसरे जगह 5 लाख रुपया यहाँ से दिल्ली ले जाना है तो पता चला, बीच में किसी को पता चल गया कि 5 लाख रुपया बैग में लेके जा रहे हैं, 2 ट्रेड में साथे जाएगा, बीच में छीन के लेकर चलाएगा। तो फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ कि आप इसको बैंक में रख दीजिए, एटीएम कार्ड लेकर घूमिए आराम से, जहां मर्जी वहां पे ट्रांजैक्शन कर लीजिए। इसको बोलते हैं बैंक या डिपॉजिट मनी, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन जैसे भारत सरकार ने वर्ष 2016 में सब किसी के पास 500 और 1000 रुपये का नोट था और सरकार ने, मोदी जी एक ही बार 8 बजे आए और बोले कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर से बाहर हो गया, सबका पैसा पॉकेट में रखे रह गया और फिर आगे चलकर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाए। तो इस तरह के झमेले से न बचे कि किसी का सरकार का कंट्रोल आपके ऊपर न हो। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक महान व्यक्ति था जिसका नाम था सातोशी नाकामोतो। उसने एक डिजिटल करेंसी का इजाद किया जिसको सामान्यतः क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी के भी अलग अलग, जैसे इसमें क्रिप्टो करेंसी में सबसे जो ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा भी चाइना का अपना क्रिप्टो करेंसी है, यूरोपीय यूनियन का अपना क्रिप्टो करेंसी है, सबका अपना, मतलब अभी बहुत सारे प्रकार के क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। तो मानव यहाँ से अपने मुद्रा को स्टार्ट किया और अभी वर्तमान में कहाँ तक पहुँच गया, क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा, जो आपके हाथ में नहीं आएगा लेकिन आपके मतलब वो अकाउंट में केवल दिखेगा।
ठीक है, आपके अकाउंट में 10 क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा बिटकॉइन, तो आपके अकाउंट में दिखेगा। आप कभी चाहे कि उसको निकाल कर थोड़ा पब्लिक को दिखाएं कि हमारे पास 10 गो बिटकॉइन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 500 रुपये का नोट है कि आपके अकाउंट में 5000 रुपया है, तो 500 का खटाखट तो ताज़ा ताज़ा नोट निकाले और जाकर पब्लिक को दिखाए कि देखो हमारे पास 5000 नोट है। वैसे ये डिजिटल मनी के साथ नहीं है, बस अकाउंट से अकाउंट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं और एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांजैक्शन बस होती है। ठीक है, अब इसको देख लें घर पे जाके, ये स्लाइड आपको टेलीग्राम पे सेंड किया जाएगा। घर पे जाके ऐसे ही 6 फेज में इसको बना लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको घर पे कॉपी में बना लेना है। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड अभी लिखना नहीं है, इसको घर पे बनाना है, समझा देते हैं। शुरुआत में मानव के पास कोई मुद्रा वगैरह कोई ऐसा चीज नहीं था, तो चलता था बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु बदले में आपको मिल जाएगी। गांव में अभी भी सामान्यतः आप देखते हैं कि बर्फ फल आता है बेचने, तो गेहूं लेकर बच्चा जाता है, गेहूं देता है, बर्फ खाते हुए उधर से लौट आता है। बोलो ना जैसे। तीसरे को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। तो शुरुआत में जब मानव के पास कोई करेंसी, कोई क्वाइंस, इस प्रकार का सेटअप नहीं था, तो मानव इसका इस्तेमाल करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। किसी के पास 5 किलो, मान लीजिए किसी को चावल खरीदना है, उसके पास गेहूं है, तो चावल वाला के पास जाएगा, अपना गेहूं देगा, उससे चावल लेकर क्या करेगा, चलाए। लेकिन इसके साथ दिक्कत था, दिक्कत यह है कि इसमें डबल को इंसिडेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं है और किसी से चावल लेना है, तो चावल लेने गए तो उसको भी गेहूं की क्या हो, आवश्यकता हो, तभी हमको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। अब उसको टमाटर की आवश्यकता है, तो हम गेहूं देकर कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो चावल देगा नहीं, वो टमाटर वाले को खोजेगा, तो उसको हैंड ओवर करेगा, उसे टमाटर लेकर अपना काम चले। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस की मतलब जरूरत होती है, इसलिए बार्टर सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लेकिन एंशिएंट में जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन ज़्यादातर देखेंगे, तो आपको बार्टर सिस्टम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय करेंसी और ये क्वाइन का कोई अभी विकास नहीं हुआ था या फिर मार्केट में नहीं था। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद से नेक्स्ट आया कमोडिटी मनी, जिसको पण्य मुद्रा बोला जाता है। कमोडिटी मनी मतलब मुद्रा के तौर पे किसी वस्तु को क्या करना, इस्तेमाल करना। मुद्रा के तौर पे किसी भी कमोडिटी मतलब किसी भी वस्तु को क्या करना, इस्तेमाल करना। जैसे अभी बताया कि भारत में वैदिक काल में मुद्रा के जगह पे गाय का इस्तेमाल होता था, कि कहीं पे जमीन लेना है तो 5 गाय दे दीजिए, छोटा जमीन है तो 3 गाय दे दीजिए, उससे छोटा जमीन 1 गाय दे दीजिए। तो गाय मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अभी बोले कि कोको बीन्स इस्तेमाल होता था अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीका के नॉर्थ में या फिर उधर नॉर्थ अमेरिका साइड चले जाएं तो उधर इस्तेमाल होता था हाथी का दांत, जानवरों का दांत, कोई भी वस्तु मुद्रा के तौर पे क्या होता था, इस्तेमाल होता था। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद से आया फिर आपको एंसेंट इंडिया में आप देखेंगे तो पूरी तरह से आया मेटालिक मनी, जिसको हम धातु मुद्रा के नाम से जाने जाते हैं। अब धातु मुद्रा में भी 2 प्रकार से, पहले क्या होता था कि धातु मुद्रा मतलब गोल्ड, सिल्वर, पित्तल, तांबा, ये जितने सारे आपके मेटल है, इनको मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब सरकार का इस पे कमांड, मान लो कि गुप्ता काल है, तो गुप्ता काल में गोल्ड के सिक्के चलते थे। अब गोल्ड के सिक्के चलते थे, जाहिर सी बात है कि गोल्ड आता होगा, उसको फिर मेल्ट करके एक शेप दिया जाता था। शेप देने के बाद से उस पर सरकार का अपना मोहर, हस्ताक्षर होता था। बोलो ना जी, इस तरह से होता था। फिर वो क्वाइन पूरे साम्राज्य में क्या होता था, चलता था। तो गुप्ता काल में गोल्ड चला। गुप्ता काल में गोल्ड चलने के पीछे रीजन था कि और काफी बड़े पैमाने पर गुप्त काल में गोल्ड क्वाइंस को जारी किया गया। इसके पीछे रीजन था कि गुप्ता काल का ट्रेड वेस्टर्न कंट्री से काफी मजबूत था। वेस्टर्न कंट्री इन द सेंस कि आप चले जाओ इधर यूरोप कंट्री में, तो यूरोप कंट्री के साथ गुप्ता काल का ट्रेड काफी मजबूत था। और उस समय भी भारत के जो मसाले हैं उनकी काफी डिमांड थी, कहाँ पे, यूरोपियन कंट्री में। तो बहुत सारे मसाले, कटन के कपड़े वगैरह सब यूरोप निर्यात किए जाते थे। बदले में यूरोप हमको बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर ये सब पे करता था। इसलिए गुप्ता काल के पास बजाबते बहुत सारे गोल्ड के स्टॉक थे। इसके माध्यम से उसने बहुत सारा गोल्ड क्वाइन अपने साम्राज्य में चलाया। लेकिन इसके बाद से ये सारा ट्रेड और ये सारी चीजें प्रभावित हो गई और उसके बाद आने वाले शासकों ने गोल्ड के जगह पे पित्तल का, तांबे का, सिल्वर का, सब अलग अलग मतलब कम बहुमूल्य धातुओं को गोल्ड मतलब क्वाइंस के रूप में क्या किया, चलाया। यहाँ तक कोई देखो। उसके बाद आगे चलकर फिर पेपर मुद्रा या कागजी मुद्रा या करेंसी का इजाद हुआ। जब 12वीं 13वीं शताब्दी में कागज का विकास हो गया, मतलब कागज का सब ये उत्पादन चालू हुआ चाइना में। उसके बाद से भी तो अलग अलग देशों में गया है। अब मान लीजिए कि मेटालिक मनी है, आपको पटना से मतलब कुछ क्वाइंस आपको दिल्ली जाना है, 5 लाख या 10 लाख रुपए आपको दिल्ली पहुंचाना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतना सारा सिक्का बोरे में भर कर ट्रेन में ला दे, फिर वहां से ले जाकर आप दिल्ली जाए। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इसके लिए क्या हुआ, शासकों ने इस पे मतलब जो मर्चेंट हुआ करते थे, मर्चेंट मतलब बिचौलिए,
तो पटना में मान लो कि एक कोई मर्चेंट बैठा होगा, ये बोलेगा कि ये 5 लाख का जो भी सिक्का वो हमको दे दीजिए, ये कागज साइन करके हम आपको दे देते हैं, आप दिल्ली जाइए, हमारा एक मर्चेंट वहां पे बैठा हुआ है, ये कागज दिखाइएगा, 5 लाख सिक्का आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि बीच में इसका कमीशन होगा। बोलो ना जी, सुनो, हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। दिमाग को शांत चित्त स्थिर करके समझोगे तब ये समझ में आएगा। और बहुत बड़ी बात बता रहे, गोपालगंज में ऑफलाइन इतना पढ़ ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कितना डाटा इस पे रिसर्च हुआ और कितना मतलब इस पे मेहनत किया गया, ये सब स्लाइड और ये सब करने के लिए आप नहीं अंदाज लगा सकते, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से समझिए और ध्यान से सुनिए, और फिर घर पे जाके इसको रिवीजन कर पे इस पे कमांड भी स्थापित करिए कि आपसे कोई पूछ दे कि मनी का विकास कैसे हुआ, तो फिर आप उसको बैठा के 10 मिनट समझा सके कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ। नहीं तो एक ही बार मत बताइए, बार्टर सिस्टम पहले चलता था, अभी बिटकॉइन चलता है, बाद में बीच में क्या हुआ हम नहीं जाने, ठीक है। तो इसका उद्विकास कैसे हुआ जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो अभी बोले कि यहाँ पे पटना में जो व्यक्ति बैठा हुआ है मर्चेंट, वो दिल्ली में जाकर वहां से वो एक्सचेंज कर लिया। ये बिचौलिए बड़े पैमाने पे करने लगे। फिर राजा महाराजा थे, वो फिर इस पे नजर बनाए, भाई कैसे ये पॉसिबल हो रहा है। तो राजा ने बोला इतना साम आप क्यों कर रहे हो, ऐसा करो कि हमारे साइन के द्वारा ये आएगा जाएगा, हम सिग्नेचर मार के दे देंगे, हमारा आदमी वहां पे बैठा होगा, जाकर वहां पे एक्सचेंज करो। यहीं से धीरे धीरे ये जो कागज लेन देन की ये प्रक्रिया बढ़ी ना, कि ये कागज ले जाकर वहां पे दिखा देना इतना मिल जाएगा, ये कागज वहां दिखा देना इतना मिल जाएगा। यहीं से कागजी मुद्रा या फिर पेपर मनी या करेंसी के क्या हुई, शुरुआत हुई। फिर आगे चलकर सरकार ने इस पे अपना कमांड स्थापित कर लिया और कमांड ही करेंसी जारी करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत। इसी बीच में पेपर करेंसी जब छपना चालू हुआ तो इसी में एक गोल्ड स्टैंडर्ड करके फॉर्मूला चलता था, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है बोर्ड पे समझ लीजिए। जैसे यूएस में मान लीजिए कि रुपया छापना है, डॉलर छापना है, तो यूएस की पॉलिसी थी कि हम उतना ही डॉलर छाप सकते हैं जितना हमारे पास क्या हो, गोल्ड रिजर्व हो। बात समझ में आ रहा है कि कोई हमसे फिर वापस करेंसी देकर लेना चाहे तो हमको करेंसी दे देगा और हमसे उतना गोल्ड लेकर चला जाएगा। तो यूएस के साथ ऐसा, और सभी दुनिया के लगभग सभी कंट्री ने ऐसा किया, सामान्यतः तो यूएस और ब्रिटेन। तो यूएस ने क्या किया, बोला कि हमारे पास जितना गोल्ड है, मान लीजिए कि हमारे पास 5 करोड़ का गोल्ड है, तो हम मार्केट में 5 करोड़ का ही करेंसी चलाएंगे कि जब भी पब्लिक हमको वापस करे, इनको गोल्ड देकर हम उनको क्या कर दे, चुका दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे ही ब्रिटेन में भी था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट या ब्रिटेन की राजा महारानी भी उतना ही करेंसी जारी कर सकते थे जिसका उतना रिजर्व में क्या हो, गोल्ड हो। अगर उसके पास 20 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है तो वो मार्केट में 20 करोड़ की ही करेंसी जारी करे, कि कभी पब्लिक को चाहे कि नहीं हमको करेंसी नहीं रखना है तो अपना करेंसी वापस दीजिए और उतना मात्रा में गोल्ड लेकर चले जाइए। इस प्रोसेस को बोला गया गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन आपको पता है कि गोल्ड और जितने सारे धातुएं हैं वो तो लिमिटेड है ना, बोलो ना जी। अब सरकार को मर्जी करे कि नहीं 20 करोड़ से थोड़ा अधिक मुद्रा छापना है, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल में आएगा और ये अगली चीजें कुछ होंगी, तो सरकार तो नहीं छाप जाएगी। उसके बाद से 1960-70 के दशक में जाकर ये जितना सारा प्रोसेस चल रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड के, इसको सबको खत्म कर दिया और सरकार को ये पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया कि हमको जितना मर्जी उतना करेंसी छाप सकते हैं, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार का आरबीआई भी इसको फॉलो करता था कि हमारे पास इतना गोल्ड होगा तो हम इतना मुद्रा छाप सकते हैं, लेकिन बाद में भारत सरकार ने भी इसको खत्म कर दिया और वर्तमान में आरबीआई के पास भी पूरा अधिकार है कि गोल्ड रिजर्व कितना है इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 200 यूएस डॉलर कुछ उसका रिजर्व है, आगे चलकर हम आरबीआई वाले चैप्टर में देखेंगे, उतना मिनिमम रखा जाता है। बाकी आरबीआई जितना चाहे उतना अपना पेपर करेंसी क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। अब आप उल्टा दिमाग मत लगा देना, सर जब ऐसा बात है तो आरबीआई क्यों नहीं एकदम धड़ाधड़ 500 का एकदम नोट छापने में क्या लगता है, 2 4 5 10 20 लेबर होंगे, कुछ पेपर खर्च होता होगा, मुश्किल से 500 रुपया का नोट खर्च करने में 2-3 रुपया का खर्च आता है। तो क्यों नहीं सरकार धुआंधार एकदम पैसे छाप करके पूरे मार्केट में बंटवा देती है कि रातों रात गरीबी खत्म, भूखमरी खत्म, सारा खत्म, देश आगे बढ़ जाए। बोलो ना जैसे। तो इसके साथ दिक्कत देखो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आगे आप पढ़ोगे। जैसे मान लो मार्केट में 1 केजी टमाटर पड़ा है और मार्केट में 100 रुपया पड़ा है, 100 रुपया नहीं, मान लीजिए 50 रुपया पड़ा है, तो 1 केजी टमाटर का मूल्य कितना, लगभग मान लेते हैं कि 50 रुपये। मान लो कि अब टमाटर का उत्पादन हुआ ही नहीं और मान लो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला दिया गया और मार्केट में 5,000 रुपया और भेज दिया गया, गरीबों को दिला गया। टमाटर तो इतना ही है और मार्केट में 5,050 रुपया हो गया है। अब सब लोग
पड़ेंगे इस टमाटर के चक्कर में, बोलो ना जी। अब सब लोग इस मार्केट में खरीदने जाएंगे, टमाटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो जाएगा। हो सकता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वही खरीद कर इसको लेकर चला जाए। तो सरकार इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकती है कि मार्केट में पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन पैसा से गरीबी खत्म नहीं होगा, महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। बात समझ, सब किसी के पास पैसा ही पैसा हो जाए, कोई काम करना चाहेगा नहीं, गेहूं का उत्पादन ही नहीं होगा, चावल का उत्पादन ही नहीं होगा, जो मजदूर काम ही नहीं करेंगे, सब लोग के पास पैसा लेके घूम रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा है? मार्केट में उतना वस्तु और सेवा का उत्पादन ही नहीं है, तो पैसा का कोई मतलब नहीं है। जिम्बाब्वे कंट्री है जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, तो बोरा बोरा में लोग पैसा भर के लेके जाते थे और एगो ब्रेड का पैकेट और कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाते थे। तो ये उपाय नहीं है, वो इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में आप समझेंगे, ठीक है। तो यहां से कागजी मुद्रा समझ गए, करेंसी आया। अब करेंसी कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, भारत सरकार कौन कौन सी करेंसी जारी करती है, वो अब सभी आगे आएगा। अब मान लीजिए करेंसी आपके पास आ गया, लेकिन करेंसी अब मान लो कि 5 लाख रुपए भी बोले कि यहाँ से आपको पटना से दिल्ली लेकर जाना है, और 5 लाख करेंसी सजा सजा कर 500 का नोट आप बैग में रखेंगे, फिर लेकर जाएंगे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा भाई। कहीं पे भी छीन सकता है कोई भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि बैग ही कोई लेकर चला गया, पानी में बारिश आप लेकर जा रहे हैं, तब तक बहुत तेज पानी में बैग गिर गया, सारा करेंसी भीग जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इससे तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी। तब एक तीसरे सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का इजाद हुआ। बैंक में आप 5 लाख रुपए जमा किए, बैंक आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग माध्यम से कार्ड थमा दिए, आप कार्ड लेकर प्लास्टिक, इसको बोलते हैं बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। अब आपके पास मान लीजिए एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है, तो आपके डेबिट कार्ड में भी 5 लाख रुपए, जाइए एटीएम में डालिए, खटाखट निकालिए और आराम से अपना काम करिए, बोलो ना जैसे। यहाँ तक बात समझ में आया? अब सरकार को लगा कि एटीएम और ये सारी चीजें भी सभी जगह पे लगा पाना मुश्किल है, तो फिर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था किया कि भीम यूपीआई ले लीजिए, फोन पे, गूगल पे ले लीजिए, आराम से जाइए, स्कैन करिए और फटाफट अपना ट्रांजैक्शन करिए। यहाँ तो कोई तो ये सारा काम हो रहा था, ये सब फिजिकली भी पॉसिबल है। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है तो 5 लाख आप कैश भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ? आगे चलकर अच्छा, ये सभी करेंसी पर जितना सारा पे है, सभी पे सरकार का नियंत्रण है और आरबीआई का क्या है, नियंत्रण है। मतलब 3 पार्टी है इस सभी प्रोसेस में, एक तो खाता धारक है, दूसरे साइड बैंक है, और तीसरे साइड कौन है, मतलब सरकार है या फिर आरबीआई है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति को बी के पास पैसा भेजना है, तो एक ए है, दूसरा बी है, और बीच में इन सारी चीजों को देख रेख करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, आरबीआई या सरकार बैठी हुई है। यहाँ तक कोई समझ? अब 2016 में मान लीजिए कि पूरा 2016 में आप देखें नोटबंदी हुआ, 5 से 1 हजार रुपया नेट का डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसका विमुद्रीकरण कर दिया गया, कोई दिक्कत परेशानी। और मान लीजिए कैसे ही दुनिया में कभी हो जाए, यूएस डॉलर का विमुद्रीकरण कर दिया जाए। भारत सरकार बोलती है कि हमारे पास अभी 600 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व है, और जिसके पास जितना यूएस डॉलर का रिजर्व होता है वो कंट्री मतलब उतना रिच और उतना डेवलप माना जाता है। जैसे चाइना के पास हमसे कई गुना है, तो वो ज़्यादा मतलब हमसे रिच मान। अब जैसे भारत सरकार ने अपना नोट बंद किया, वैसे ही कभी अमेरिकन सरकार ने कभी यूएस डॉलर को डिमोनेटाइज कर दिया, तब क्या होगा? तो भारत सरकार ने तो बंद किया तो केवल भारत में ही दिक्कत हुआ, लेकिन अमेरिकन सरकार कभी बंद कर दे, यूएस के राष्ट्रपति आकर कभी अनाउंस कर दे कि डॉलर पूरी तरह से डिमोनेटाइज हो गया, फिर दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि उसका इकोनॉमी, उसका पैसा रुपया सब किसी के पास है लगभग। दुनिया के अधिकांश ट्रेड जो होते हैं वो कब सब किस में होते हैं, यूएस डॉलर में होते हैं। तब एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया जिसका नाम था सातोशी नाकामोतो। ये कहाँ का है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसका कोई अता पता नहीं है, ये अननोन पर्सन है सातोशी नाकामोतो। 31 अक्टूबर 2008 ईस्वी को इसने एक नई प्रकार की व्यवस्था को लॉन्च किया। 31 अक्टूबर 2008 ईस्वी को इसने एक नई व्यवस्था को लॉन्च किया जिसको सामान्यतः क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें से एक बताएं बिटकॉइन। सातोशी नाकामोतो ने जो डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया उसमें पूरे डिटेल में बताया कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये पेयर टू पेयर ट्रांसफर होगा जो क्रिप्टो करेंसी है। मान लो कि क्रिप्टो करेंसी है या अच्छा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये सब चलती है, बस फैक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है कि जितने सारे ये क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइंस है ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलती है। इस पर किसी भी सरकार का कोई अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी सरकार इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, पूरा विश्व के मार्केट में ऐसे ओपन चल रहा है।
कोई दिक्कत। 2008 से इसको लॉन्च किया गया मार्केट में, सामान्य तो 2009 से इसका इस्तेमाल चालू हुआ। जब शुरू हुआ था 2008 में, तो एक बिटकॉइन की कीमत क्रिप्टो करेंसी में, एक बिटकॉइन की कीमत कुछ 25 रुपया 30 रुपये ऐसे था। और अभी वर्ष 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 12 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है। अब ये सब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के नाम से चलते हैं। पीछे हम क्लास में बताए थे डिमांड एंड सप्लाई का रूल। किसी भी वस्तु का डिमांड जब अचानक बढ़ जाए, जाहिर सी बात है उसकी प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, इसने बोला कि अब हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन में कोई हमको बिटकॉइन से पेमेंट करता है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लोगों को लगा कि अब धीरे धीरे बिटकॉइन का मार्केट बढ़ रहा है, लोगों ने धुआंधार बिटकॉइन का डिमांड बढ़ा दिया। इसका प्राइस 42 लाख तक पहुंच गया था एक वाइट बिटकॉइन का टिकट, मतलब मूल्य। लेकिन मार्च में ये अनाउंस किया, मई में आया टेस्ला कंपनी, और टेस्ला कंपनी ने बोला, और पता ना वो अपना रिसर्च किया होगा, टेस्ला कंपनी ने बोला कि बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन हम बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है उसका डिमांड अचानक फिर क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस इसका फिर क्या हो गया, नीचे। अब कहने का मतलब जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मान लीजिए हम कहीं से 5 गो बिटकॉइन खरीदने के बाद ये हमारे अकाउंट में डिजिटल एक अकाउंट है, उसी डिजिटल अकाउंट में ये बना रहेगा, ये हार्ड कॉपी भी नहीं है, वो हमारे डिजिटल अकाउंट में बना रहेगा। हम अपने फोन पे अदर किसी के माध्यम से वो पैसा हमने दूसरे के खाते में जिससे खरीदा है उसको भेजा, और ये हमारा डिजिटल जो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी या कर हमारे अकाउंट में क्या हो गया, जमा। कोई दिक्कत। मान लीजिए अभी इसको हमने 10 लाख में खरीदा है, 2 साल के बाद इसकी कीमत 15 लाख रुपया हो जाए, हमारे अकाउंट में वैसे ही ये बिटकॉइन पड़ा हुआ है, अब हमको लगता है कि इसको बेच देना है, फिर उस पर हम कमांड देकर अपना पासवर्ड, उसमें सब कोड वर्ड रहता है, हम अपना कमांड देकर इसको सेल करना चाहते हैं। दूसरा पर्सन हमको 15 लाख रुपया के भाव से इस 5 को पे करेगा, फिर ये चला जाएगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो नहीं। और ये सब कंप्यूटर के माध्यम से सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, और सब ऐसे ही चलता है, कोड सब पे लगाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, सारी चीजें इसी से क्या होती है, इसका ट्रांजेक्शन होता है। किसी भी सरकार का कोई भी रूल रेगुलेशन इस पर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आभासी दुनिया में ऐसे ही ये बिटकॉइन क्या कर रहा है, घूम फिर रहा है। बात समझ में। पहले तो भारत सरकार ने बोला कि इसको हम बैन करेंगे, क्योंकि इसका भाई कोई अता पता ही नहीं है। पब्लिक का पैसा, मान लीजिए 10 को बिटकॉइन, अब पता चला कि बिटकॉइन ऑटोमेटिक खत्म हो गया, तो फिर हमारा पैसा तो मारा जाएगा ना। तो सरकार ने पहले बोला कि हम इसको भारत में बैन करेंगे, लेकिन बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने बोला कि बैन करना मुश्किल लग रहा है, इस पर क्या करते हैं, टैक्स ही लगा देते हैं कि लोगों को थोड़ा सा पता रहे कि सरकार भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो 2021 के बजट में निर्मला सीतारमण ने बोला कि बिटकॉइन के खरीद बिक्री पे जो भी मुनाफा होगा उस पर सरकार अब लेगी 30% का टैक्स। तो अभी व्यवस्था यही है कि बिटकॉइन आपने खरीदा है और खरीद के अपने अकाउंट में रखा है, जब तक उसका मूल्य बढ़ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार के पास इसका डाटा नहीं है कि किसके पास कितना बिटकॉइन है, वो किसी के पास, वो जिसके पास है वही उसका कोडवर्ड है, उसी से वो जानता है। बात समझ में। सरकार ने बोला कि 30% टैक्स लगेगा, तो फिर मुद्दा ये कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि बिटकॉइन सेल परचेज हो रहा है, क्योंकि वो तो सारा चीजें ऑनलाइन हो रही है, सारा वो दूसरे एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है उससे हैंडल हो रही है। तो फिर सरकार ने बोला ठीक है, आपने बिटकॉइन खरीद कर अपने वॉलेट में रखा हुआ है, वहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही सेल करेंगे तो पेयर आपको पैसा तो पे करेगा ना, बोलो ना जैसे। तो पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में आएगा, सेविंग अकाउंट में, सरकार को तो पता चलेगा ही। आपने पैन कार्ड जो लगाया वो भारत सरकार नहीं बनाया है ना, तो भारत सरकार के पास इतना तो डाटा है कि आपके अकाउंट में कितना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सारा चीज़ पता है। तो फिर सरकार वहाँ से पता लगाएगी और आपका जितना मुनाफा होगा उस मुनाफा पे सरकार 30% क्या करेगी, टैक्स लेगी। तो एक आभासी मुद्रा है, वर्चुअल मुद्रा है, जो हार्ड कॉपी में कहीं नहीं दिखेगा, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, ऐसे ही ये पूरी तरह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। जब इसका मूल्य बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि मार्केट में इसका बहुत सारा डिमांड बढ़ गया है, जब इसका प्राइस कम हो रहा है तो समझ जाइए कि बहुत सारा इसका मार्केट में प्राइस कम हो गया। दुनिया का पहला कंट्री अल सल्वाडोर, जिसने अपने देश में इसको मान्यता प्रदान किया है कि हमारे यहाँ बिटकॉइन से भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अभी इसका सामान्य एक्सटेंशन, मान लीजिए कि आपको कहीं पे गए और 5 लाख रुपया का आपने सामान खरीद लिया, अब दुकानदार को बोलेंगे कि अभी बिटकॉइन का इतना मूल्य चल रहा है, ये आपको इतना हम आपको बिटकॉइन से पे कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप करेंसी भारतीय रुपये में पे कर सकते, बिटकॉइन अभी सभी जगह पे उपयोग में नहीं आया है। दुनिया के कुछ एक आध दो कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप के और ये फिर अमेरिका, जहाँ पे आप कोई भी वस्तु या सेवा परचेज करते हैं तो उसके बदले में आप बिटकॉइन पे कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में सभी जगह अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
इसको कौन देखता है, कैसे निगरानी होता है, इसका कोई अता पता नहीं है। बस ऐसे ही ये ऑनलाइन के माध्यम से सारा प्रोसेस चलते रहता है। तो ये पूरा मानव का मुद्रा का डेवलपमेंट है जो बार्टर सिस्टम से चालू हुआ और ये आभासी मुद्रा भी डिजिटल करेंसी तक पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब इसमें जो क्वाइन होता है, सिक्के, ये दो प्रकार के सिक्के आपको मार्केट में सामान्यतः आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसको बोलते हैं फुल बॉडीड क्वाइन, एक को बोलते हैं टोकन क्वाइन, जिसको हम प्रतीकात्मक सिक्का भी बोला जा सकता है। ऐसी धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य, फेस मूल्य, मान लीजिए कि कोई भी मुद्रा है, जैसे ये भारतीय मुद्रा है, तो इसका फेस मूल्य कितना है, 1 रुपया लिखा हुआ है, तो ये 1 रुपये का सिक्का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया लिखा हुआ है, तो 10 रुपये का सिक्का है। उस पर ऊपर 20 रुपया लिखा होगा तो उसका फेस वैल्यू कितना, 20 रुपया हो। ठीक है, तो फेस वैल्यू मतलब जो उस पर लिखा हुआ है उसका फेस वैल्यू हुआ। जिसका अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू एवं अंतर्भूत मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू इसको बोलते हैं। अंतर्भूत मूल्य में उसमें धातु कितना लगा है, मेटल कितना लगा हुआ है, हमें समझा रहा है, हमें समझ रहे हैं। धातु या मेटल कितना लगा है, दोनों समान हो तो उस मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड क्वाइन बोलते हैं। यहां पे देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू या मेटालिक वैल्यू, यानी कोई भी मुद्रा बनाने में जितना मेटल इस्तेमाल किया गया है उसके फेस वैल्यू से या तो अधिक हो या बराबर हो, इस प्रकार के जितने क्वाइन है उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड क्वाइन है। हमें समझा दिया, हमें समझ लिया। जैसे मान लीजिए कि सोना का कोई सिक्का आपने 10 ग्राम का खरीदा, उसका मेटालिक वैल्यू जितना होगा, 10 ग्राम सोना का मूल्य जितना होगा, इस सिक्के का मूल्य भी उतना ही हो। बात समझ में आया? मान लीजिए कोई आपने चांदी का सिक्का खरीदा, चांदी के सिक्के, चांदी का जितना मूल्य होगा उसका फेस वैल्यू भी लगभग उतना ही हो। हमें समझा दिया, हमें समझ लिया, बोलो ना जैसे। तो इस तरह से फुल बॉडीड क्वाइन के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसमें बार्गेनिंग की संभावना रहती। फुल बॉडी, मान लो कि पहले देखते थे कि 5 रुपए का जो सिक्का आता था वो हैवी मेटल का, थोड़ा भारी भारी आता था 1990-91 के दशक में जो पुराने सिक्के होते थे। बोलो ना जी, असनो कहाँ रहता है जी? तो वो थोड़ा सा हेवी हेवी हुआ करते थे, मतलब उसमें मेटल ज्यादा होता था। उसका फेस वैल्यू कितना था, 5 रुपए, लेकिन जो मेटल लगा था उसका मूल्य ज्यादा था। तो इसमें कुछ स्मगलर्स ने अपना दिमाग लगा दिया, स्पेशली बांग्लादेश का बॉर्डर पर स्मगलर्स ने इसमें दिमाग लगाया। जितने सारे सिक्के थे इसको सब स्मगलिंग करके इसको भेज देता था सब बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में ले जाकर इसको मेल्ट करता था सब, और मेल्ट करके इससे जो ब्लेड बनता है वो ब्लेड बना देता। 5 रुपए के सिक्के से 10-20 रुपए का ब्लेड बना देता था। बोलो ना जैसे। अब सरकार का इतना सारा, मान लीजिए कि सरकार तो इधर दनादन चिल्लर छाप मतलब ढालते जा रही है, पता चला कि मार्केट में चिल्लर दिख ही नहीं रहा है। सरकार को इस बात का पता चला तो इस पे सब जांच पड़ताल ऐसा क्यों हो रहा है, तब पता चला कि इसमें मेटल जो है वो ज्यादा हो गया है। बोलो ना जैसे। इसलिए सरकार का अब जितने सिक्के आ रहे हैं, ये वाले सिक्के, इस सबका मेटालिक वैल्यू बहुत कम है। ये है, इसको पिघलाइएगा तो मुश्किल से 10-20 पैसा का कुछ बच पाएगा। ये 10 रुपये वाला पिघलाइएगा तो 1-2 रुपए का कोई बन पाएगा। अब कोई मूर्खी होगा जो 10 रुपए का पिघला कर 2 रुपए में बदलेगा। बोलो ना जैसे। तो इसको बोलते हैं आपको फुल बॉडीड क्वाइन, इसको बोलते हैं टोकन क्वाइन। टोकन क्वाइन में ऐसी धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य, मतलब उस पर जो फेस वैल्यू दिया हुआ है, अंतर्भूत मूल्य से क्या हो, अधिक हो। मतलब उसका जो मेटालिक वैल्यू है उससे उसका फेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जैसे ये बताए 10 रुपए का सिक्का, इसमें जितना मेटल लगा है, 1-2 रुपए का मेटल लगा है, और ये इस्तेमाल कितने रुपए में हो रहा है, 10 रुपए। तभी भारत सरकार के जितने सारे क्वाइंस चल रहे हैं वो सब कौन है, टोकन क्वाइन है या प्रतीकात्मक सिक्के हैं, जिसका मेटालिक वैल्यू से ज्यादा उसका फेस वैल्यू है। कि कोई वो 5 रुपए वाला पुराना सिक्का वाला दिमाग न लगाए, नहीं तो पता चला कि सब पिघला पिघला कर दूसरे काम में लगाने लगा तो फिर सरकार को दिक्कत परेशानी आ जाए। ये 2 बात समझ में आ गए। स्लाइड तो अभी और था, नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे पेपर करेंसी वगैरह क्या होती है, एक साथ आप कितने चिल्लर पे कर सकते हैं, कितने करेंसी पे कर सकते हैं, ये सब अगले स्लाइड में आए, अगले क्लास में सोमवार को। आज शनिवार है ना, अच्छा सोमवार है, सॉरी, कल डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक स्लाइड हम भेज देंगे, जो भी स्लाइड बना हुआ था यहाँ तक भेज देंगे, और अगला क्लास कल डिस्कशन में आएगा ये करेंसी वाला, कि कितना करेंसी आप लेन देन कर, हेलो बात नहीं करो। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस ना करना, तो फिर ये सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।